ओके ठीक है, कोई नहीं, ज्वाइन कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आर्गुमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गुमेंट एंड मॉडुलस डिस्कस हो चुका। अब छोटे छोटे पॉइंट्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, तो where it complex number represents as vector means वेक्टर लाइक प्रॉपर्टी, ऐसा कह सकते हो, वेक्टर लाइक प्रॉपर्टी जहां कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो फर्स्ट पैरेललोग्राम लॉ जो वहां था यहां भी है। सेम है यहां भी, मीन्स इस जगह कोई Z1 है तो आप इसे इस तरीके से करते थे ना, वेक्टर की तरह। यहां भी Z1, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये सेंटर है ऑरिजिन, तो इस दोनों को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ये वेक्टर बन जाता है और यह कॉम्प्लेक्स नंबर की सेम तरीके से रिप्रेजेंट होगा। कोई दूसरा पॉइंट है इस जगह Z2, इस दोनों को ज्वाइन कर लोगे तो यू विल हैव अनदर वेक्टर। जानवी ने ज्वाइन किया, अभी नहीं ज्वाइन किया है, ओके ठीक है, 1-2 मिनट में वो भी ज्वाइन कर लेगी। तो Z1 एंड Z2 टू वेक्टर्स हो गए, Z1 वेक्टर एंड Z2 वेक्टर की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते। और पैरेललोग्राम लॉ में होता क्या था, इसको इससे पैरेलल बढ़ा दिया और इसके पैरेलल बढ़ा दिया, राइट। सो इस ये पॉइंट जो है इसे इससे जब ज्वाइन करते हो, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हो, सो ये क्या मिलता था, व्हाट विल बी दिस, रिजल्टेंट हो जाता था। सो यहां भी ये रिजल्टेंट होगा एंड यू कैन राइट दिस एज Z1 प्लस Z2, यानी ये जो पॉइंट बनेगा ये पॉइंट Z1 प्लस Z2 बन जाएगा वेक्टर की तरह। इट जस्ट लाइक वेक्टर, यहां पर वेक्टर की प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे हैं। एंड नाउ इफ यू ज्वाइन दिस टू, तो आप बता सकते हो ये क्या बनेगा, Z1 minus Z1 minus Z2 Z1, ये होगा आपका, मैं अलग कलर से कलर का रिप्रेजेंट, पता चल रहा है क्या, डिफरेंट कलर है, Z2 माइनस Z1। हाँ सर। सो ये Z2 माइनस Z1 होगा, बस वेक्टर का साइन नहीं लगाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Z2 माइनस Z1, तो सर Z1 से हाँ सर Z1 से Z2 जरा तो मतलब माइनस प्लस Z2 का भी माइनस, थोड़ा होगा ना। नहीं Z2 फाइनल माइनस इनिशियल होता है ऑलवेज। कहाँ गए, कहाँ से गए, सो ऑलवेज वेक्टर में भी आपको जो होता है, आप लोग वो ट्रायंगल लॉ ये सब लगाते हो, हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल हो गया हमारा वेक्टर, हमेशा फॉर्म कर जाएगा। दिस रिजल्ट यू कैन राइट। सो ऑलवेज वेक्टर में भी आप यूज कर सकते हो v फाइनल माइनस v इनिशियल, यही आपका जो है वेक्टर बनता है ऑलवेज। ओके सर। व्हाट इज v फाइनल, v फाइनल इज, आप कह सकते हो वेक्टर फाइनल इज पोजीशन वेक्टर है, दिख रहा है क्या, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, पोजीशन वेक्टर इज अ पोजीशन ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन।
ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो वेक्टर कहाँ है। तो VF इक्वल टू पोजीशन ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और यहाँ पर ये वेक्टर का मैं पॉइंट थोड़ा सा बता रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे ये बात। VF और इससे नीचे लिखो तो यहाँ दिख रहा है क्या बताओ। अगर VI लिख दो यहाँ पर तो दिख रहा है सर। हाँ सर, पोजीशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ ये पोजीशन ऑफ फाइनल वेक्टर यहाँ लिखना चाहिए था। आई थिंक फाइनल वेक्टर नहीं लिखा मैंने। पोजीशन ऑफ फाइनल वेक्टर या फाइनल पोजीशन ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, F लिखा ही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है VF और VI। और दूसरी बात है ये नहीं भी हो इनिशियल पोजीशन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी वेक्टर को इसके रिस्पेक्ट में A है, A के रिस्पेक्ट में अगर ये B दिया हुआ है और ये B के रिस्पेक्ट में E दिया, तो जब अगर तुमको C दिया हुआ है तो अगर तुम्हें BC निकालना है ना तो तुम डायरेक्ट C माइनस B कर सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज सफिशिएंट। ट्रायंगल लॉ छोड़ दो तब भी हो जाएगा। तो क्लियर है ये पॉइंट जो मैंने बताया, ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। और ये जो रिजल्टेंट है ये जो मैंने ब्लू से बनाया है ये Z1 प्लस Z2 एंड ऑल्सो जो रिजल्ट थे वहां पर सेम रिजल्ट यहाँ भी अप्लाई होंगे। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ। और वेक्टर का ही प्रॉपर्टीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नोट करो इसको। सर एक मिनट। हो गया सर। ओके सो जस्ट लाइक वेक्टर, अगर ये तुम्हारा Z1 था, ये Z2 था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, ये है मान। तो ये Z1 प्लस Z2 वेक्टर की तरह काम हो रहा है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मॉडुलस निकालना हो, तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होता क्या है पता है किसी को? उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। यदि O है, ये A है, ये B है और इसको तुम P मान लिया, तो मॉड Z1 प्लस Z2 ये OP के बराबर होगा। अब वेक्टर रूल ही यहां भी लगेगा, क्या लगेगा? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस अल्फा स्क्वायर रूट। यही तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था इन केस ऑफ वेक्टर, वेयर अल्फा इज, अल्फा जो है ये एंगल हो जाएगा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2, ये एंगल होगा अल्फा। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। ऑन द अदर हैंड, अगर तुमसे पूछा जाता Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या होगा, तो ये लेंथ तो दूसरा वाला है AB के बराबर, AB के बराबर। तो इट वैल्यू
मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस होगा 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस। अभी ये रब कर दें। सर जानवी को अलाउ करो ना। सर आपने क्या पढ़ाया अभी? ओके बताता हूं मैं। तो तुम लोग की टाइमिंग मैंने चेंज कर दी है। टाइमिंग अब तुम लोग की 6:45 से कितने बजे तक की कर दी है? 8:15 ना। टाइमिंग मैंने चेंज की है, टाइम टेबल में देख लेना। आज मेरा वो लिंक में मैंने गलत भेज दिया था। एंड आफ्टर दैट 8:45 से तुम्हारा 10:15 तक होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाने का इच्छा हुआ तो मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा सकता हूँ, 4-5-10 मिनट। वैसे मेरी आदत नहीं है ज्यादा पढ़ाने की, एक्सटेंड नहीं करता हूँ मैं। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे थे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर लुक्स लाइक वेक्टर। तो जो भी वेक्टर की प्रॉपर्टी है वही कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी रहेगी यहाँ पर। लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा यानी जो लेंथ होगा वो वेक्टर की तरह होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ है जो वेक्टर में भी होता है। तो यहाँ वेक्टर का वाली प्रॉपर्टी है, ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज ऑब्वियसली रिजल्टेंट ऑफ Z1 एंड Z2। सिर्फ हम लोग वेक्टर का साइन नहीं लगाते हैं। तो देखो Z1 प्लस Z2 का मॉड जो होगा वो लेंथ OP के बराबर होगा, जो कि वेक्टर में भी होता था। तो OP कैसे निकालेंगे? वेक्टर, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2। जैसे तुम क्या लेवल वेक्टर में क्या बोलते थे? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा स्क्वायर रूट कहते थे रिजल्टेंट को। यहां भी सेम है। मॉड Z इज रिजल्टेंट मींस P स्क्वायर, मॉड Z2 Q स्क्वायर। सो 2 ये अल्फा, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। अल्फा इज एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2। सो ये आपने रिजल्टेंट निकाला। अब इसका डिफरेंस करना है रिजल्टेंट का। अगर V2 माइनस V1 करते थे तो आपको सेकंड डायगोनल मिलता था। देयर आर टू डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वन डायगोनल रिप्रेजेंट सम ऑफ द वेक्टर्स, अनदर डायगोनल रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। और दोनों का फॉर्मूला था, तो सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय वन डायगोनल एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय अनदर डायगोनल। और दोनों का फॉर्मूला जो वेक्टर्स वाला था मींस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta, and for difference P square plus Q square minus 2PQ into cos theta। यही तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं चाहे तो, बट दिस इज जस्ट लाइक वेक्टर। आप लोगों ने वेक्टर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, आई होप। तो जानवी क्या क्लियर है? हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। वी आर वेटिंग फॉर यू। यस सर, समझा। समझ गए?
हाँ तो इसको मैं रब करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ यहाँ पर। सो नाउ कम टू व्हाट इज अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है? सो ऑब्वियसली अल्फा जैसे अभी देखा, अल्फा इज एंगल बिटवीन OA and OB, OA and OB, यही था अल्फा जो तुम लोग डायग्राम में देख रहे हो। सो आप ऑब्जर्व करो, हम क्या ये जो डायग्राम था इसको अगर फिर से बनाएं, यहाँ पर Z1 था, तो इस Z1 में अगर इसको हम लोग θ1 बोल दें, θ1, तो ये θ1 क्या होगा? जो कि A है, ऑब्वियसली यहाँ A लिख दे और ये Z1 है। तो θ1 को तुम क्या कह सकते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर में θ1 क्या रहेगा? क्या बता सकते हो कुछ? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। आर्ग्यूमेंट होगा ना सर? यस, आर्गुमेंट ऑफ Z1। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ B कर दें और ये Z2 हो, तो ये होगा θ2, इसको θ1 कह रहे हैं। सो θ2 विल बी आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी अल्फा? तो क्या अल्फा को हम लोग आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 कह सकते हैं? क्या आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 कह सकते हैं? हाँ हाँ सर। ठीक है। तो अब इसमें क्या रिलेशन होता है वो भी देखेंगे। इसको रब करें। एक मिनट सर, एक मिनट। सर। हो गया सर। हो गया? हाँ सर, हो गया। सो अभी हम लोग आर्गुमेंट्स पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर ले। आर्गुमेंट्स में जो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 किया, Z2 इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या? R2 e टू दी पावर I θ2, जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए बताया था, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बताया था लास्ट क्लास में? हाँ सर। हाँ सर। लिख सकते हैं ऐसा, या फिर इसको R2 cos थीटा प्लस I sin थीटा लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी बता सकता हूं। अगर तुम लोग को इच्छा है कि ये इसके बराबर कैसे होता है तो मैं प्रूफ बता सकता हूं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। y e टू दी पावर I थीटा जो है cos थीटा प्लस I से, वैसे तो जरूरत नहीं है बट इंटरेस्ट के लिए ही बता सकता हूँ कि ये कैसे होता है। नॉर्मली बुक्स में ऐसा प्रूफ नहीं मिलेगा तुमको। सो इंटरेस्ट के लिए सिर्फ बता देता हूँ, 3-4-5 मिनट लगेगा प्रूफ करने के लिए। तो इसमें इस प्रूफ में तुमको थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशंस का बहुत छोटा सा यूज होगा, और इंटीग्रेशन तो तुम लोग पहले से सीख ही चुका है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन।
हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हमने लिख दिया, ये z है। अब यहाँ पर क्या है, थीटा एक वेरिएबल है, मान थीटा चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली थीटा तो चेंज होगा तभी तो z चेंज होगा। सो अब बताओ dz बाय डी थीटा आपका क्या होगा, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कोई बता सकते हो क्या होना चाहिए? माइनस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। हाँ माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, वेरी गुड, यही होगा। अब देखिए ये जो -1 है, क्या इसको आप आई स्क्वायर लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस हाँ आई सर। कॉस थीटा होगा, लिख सकते हो। अब यदि हमने आई को कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, बहुत सिंपल छोटा सा प्रूफ है, बस z देख लिया तो थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज है, क्या आएगा, क्या हम लोग Z। इसको आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं? सर स्वप्निल को अलाउ करो ना। ओके, सर उसको आई जेड भी लिख सकते हैं ना? दैट्स गुड, इसको हम लोग आई जेड लिख सकते हैं, आई जेड। नेक्स्ट, अब देखिए यहीं से आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस का काम शुरू हो गया, dz बाय z और इधर आई थीटा इंटू डी थीटा। सर वहाँ पे थीटा कैसे है? हाँ सर, हाँ थीटा कैसे आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं थीटा नहीं, सॉरी मैं गलत लिख दिया, हाँ, ये आई ओनली आई डी थीटा, अभी तो ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सबको दिख भी रहा है प्रॉपर, dz बाय z इंटीग्रल साइन लगा दो, हाँ सर और दिख रहा इधर है। आई डी थीटा का भी इंटीग्रल साइन लगा दो। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन z। टेन जेड। ln z। और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई थीटा। आई थीटा I प्लस सी। थीटा। आई थीटा प्लस सी होगा, एग्जैक्टली राइट, आई थीटा प्लस सी होगा। ये तो आपने इंटीग्रेशन कर लिया, लेकिन हमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स फाइंड भी तो करना पड़ेगा, करेक्ट? ये जो c है ये हाँ। आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना, इसको जानिए। स्टार्टिंग में तो इक्वेशन यही था ना, इसमें अगर थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हो तो z का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा ना? 1 आएगा। सो ये पार्ट इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ करेगा ये सर। इसको भी सेटिस्फाई चाहिए, सेटिस्फाई करोगे तो आप c की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाओगे, c की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है सर। C 0 आ रहा है। C0 आ रहा है, यू आर राइट। तो इसको जब पुट करते हो इसमें, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 z इक्वल टू 1 यू विल गेट c इक्वल टू 0। तो आप अप्लाई कर लीजिए, तो आपका फाइनल रिजल्ट है ln z इक्वल टू आई थीटा, तो z की वैल्यू कितनी हो गई? e to the power I theta. हो गया ना, e टू दी पावर आई थीटा। इट इज जस्ट फॉर इंटरेस्ट कि हमने इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब छोटा पार्ट यूज किया है, नॉट मच यूज इन कॉम्प्लेक्स नंबर।
आप लोग की 1 बजे YBCS सर ने बताया होगा कि 1 बजे एक केमिस्ट्री की क्लास है, बताया है YBCS सर ने आपको? हाँ सर। हाँ, बट वहाँ पर आप क्लास मत स्टार्ट करवा लीजिएगा सर से, उनसे बातें कीजिएगा, किस टाइप की दिक्कत है वो करिएगा। समझ आई बात? हाँ सर। हाँ सर। सो बातें करोगे और किस टाइप की दिक्कत है, जैसे क्या कहाँ पे याद करने में या जो भी प्रॉब्लम आता है वो उनको बताओगे, उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करना पहले। ठीक, हर कुछ जब अच्छा होगा, सारा टॉपिक, तभी हम लोग जहाँ चाह रहे हैं वहां पर जा पाओगे। रब करें इसको, हाँ कर दें। सो ये था how to convert polar into exponential. So cos theta plus I sin theta is converted into exponential. So अब देखिए, मैं कह रहा हूँ Z2 को अगर मैंने R2 e to the power I थीटा 2 कर लिया और Z1 को R1 e to the power I थीटा 1 कर दिया, I थीटा। तो फर्स्ट बताओ Z2 बाय Z1 क्या होगा? Z2 बाय Z1 क्या होगा? कोई बता सकते हो Z2 बाय Z1 क्या होगा? R2 by R1 e to the power I theta 2 minus theta 1. R2 by R1 e to the power I theta अल्फा। 2 I अल्फा माइनस थीटा, जस्ट लाइक यहाँ पर हम लोग वेक्टर को यूज कर रहे हैं हर जगह। सो अब बताओ आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 क्या? आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 क्या हो? अल्फा। ये जो वैल्यू है यही होगा अल्फा। हाँ सर। यानी ये थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी इसको Z मान लिया और ये पूरा का पूरा वैल्यू R मान लिया। तो इट इज R e टू दी पावर I थीटा 2 माइनस थीटा 1। हो गया कि नहीं हो गया? तुम्हें मैंने बताया ही है, जहां पर Z है और ये R है, e टू दी पावर I थीटा है, तो यही थीटा जो है, थीटा तुम्हें आर्गुमेंट ऑफ Z होता है। ये थीटा तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ Z होता है, ये बताया। अभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? सो या मैं लिख रहा हूं तो गलत तो नहीं है? ठीक है, करेक्ट। अब आते हैं इसको वेक्टर फॉर्म से। ये तो हमने सिंपल डिवीजन से एक्सपोनेंशियल यूज करके आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 निकाला। अब वेक्टर फॉर्म से कुछ और निकालते हैं। ये रब करें या यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं छोटे से जगह? हाँ बोलो। मतलब Z2 बाय Z1 करने से रिजल्टेंट आ गया क्या? नहीं, रिजल्टेंट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। Z2 बाय Z1 सर फिर यहाँ पे तो वैसा ही हो रहा है ना, बट हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो रिजल्ट मतलब अल्फा आ गया ना उसका आर्गुमेंट। हाँ वही। हाँ, तो रिजल्टेंट थोड़ी ना है, वो तो एंगल है। रिजल्टेंट तो कुछ और ही। रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट तो एक वैल्यू होगा ना, जैसे 5, 6, 7, ये तो एंगल का डिफरेंस है। अभी मैं कंप्लीट नहीं किया हूँ, कंप्लीट करने दो तब तुम्हें पता लगेगा। ये रिजल्टेंट नहीं है, ये एंगल का डिफरेंस निकला है।
Z2 minus Z1, या आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1। अभी मैंने जस्ट बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था? अल्फा। अल्फा ये होता है। होता था θ2 माइनस θ1, यही तो था। हाँ सर। डायग्राम में देखा था ना तुमने? हाँ सर। So it means from first and from second, you got a important result of argument, that is argument of Z2 by Z1 equal to argument of Z2 minus argument of Z1. This is one of the important result related to argument. So यहाँ पर जो हमने बताया relation between arguments, relation of arguments, ये आप टॉपिक इसका हेडिंग लिख दीजिए, रिलेशन ऑफ आर्गुमेंट। ये है Sir. रिलेशन आर्गुमेंट्स का। हाँ सर अगर हम आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 करते तो वो आर्गुमेंट Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 होता। हाँ बिल्कुल हो जाता, सही बोल रहे हो। यानी एक और रिजल्ट आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये आर्गुमेंट बनेगा Z2 प्लस आर्गुमेंट Z1। आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये बनेगा। तो दीज आर द टू रिजल्ट। उसको भी तुम मल्टीप्लाई करके आप देख पाओगे, वो बनेगा। ठीक, हाँ सर। तो नोट कर लीजिए इसको। हो गया सर। हो गया, रब कर दें। एक मिनट सर, 1 मिनट। हो गया सर। सो दो रिजल्ट्स हैं, उस पर अभी डिस्कस कर लें थोड़ा सा। रिलेशंस ऑफ आर्गुमेंट्स। Z1 की वैल्यू मान लो दी हुई है -1 प्लस 3 या -1 प्लस I, एंड Z2 दिया है तुम्हें 1 प्लस √3 आयोटा, √3 आयोटा। सो अब उसको चेक भी करना पड़ेगा, हमने जो रिजल्ट बताया सही है कि नहीं है। तो क्या आप बता सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो? क्योंकि हमने क्या बताया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 की वैल्यू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है, ये तो बताया ना। अब इसको चेक तो करना पड़ेगा, जो हमने रिजल्ट बताया सही है कि नहीं है। तो नाउ वेरीफाई दिस। आप लोग इसको वेरीफाई करके देखिए ये करेक्ट है कि नहीं है।
तो मैं चेक करता हूं, लाइक आर्गुमेंट ऑफ Z1 सेपरेटली निकालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या होगा, कोई बता सकते हो? सर वो हो रहा है पाई माइनस पाई बाय 4। वही यानी 3 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 3 पाई बाय 4। आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हो रहा है? पाई बाय 3 पाई बाय 3। 3 हाँ। पाई बाय 3। अब आपको चेक करना है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो रहा है। यानी मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, पहले Z1 हाँ, इंटू सर। Z2 को नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन Yes, करो, sir. जो बोर्ड में आप लोगों ने किया किया हुआ होगा। हाँ सर। सर वो थोड़ा अजीब सा आ रहा है अंकल। सर वो नहीं, अजीब माइनस हो जा रहा है, हाँ वो tan इनवर्स √3 माइनस 1/1 प्लस √3 आ रहा है। हाँ सर। वो नहीं tan पाई बाय 3 पहले माइनस क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा -1 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो √3। -√3 आएगा और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -√3 i और प्लस i। प्लस आई। तो ये हो गया -1 प्लस √3 एंड माइनस सर प्लस में ही होगा ना? गलत हो रहा है क्या? नहीं सर मतलब 3i स्क्वायर का भी प्लस एक में टर्म आएगा ना। वो क्या है कंसिडर? अ, सर वो प्लस में ही रख दो ना, प्लस i 1 माइनस √3। माइनस किया और √3 -1 ये ठीक है। सर फिर देखो ना, √3 माइनस 1/1 प्लस √3 मतलब कि tan पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कैसा आर्गुमेंट आएगा, इसका आर्गुमेंट जो आएगा 15 डिग्री। वो -पाई प्लस tan इनवर्स √3 -1 बाय √3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? करेक्ट। ओके, हाँ हाँ। यही तो आएगा ना, थर्ड कोऑर्डिनेट चला गया ना Z1 इंटू Z2, ये वाला दोनों नेगेटिव हो गया, सो इट इज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। और थर्ड कोऑर्डिनेट में मैंने कैसा बताया आंसर कैसे लिखना है, याद आया कुछ? हाँ सर। सो ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। सो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? यहाँ पर आंसर है, आप इसको लिख सकते हो, -पाई है और प्लस है tan इनवर्स पाई बाय 12 भी लिख सकते हैं सर उसको। √3 माइनस, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, √3 प्लस 1। और इधर आप कह रहे हो कि इधर देखो, इधर आंसर है हमारा 13 पाई बाय 12। पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 3। आप यही तो कह रहे हो ना। तो आप बताओ क्या ये पॉसिबल है? ये वैल्यू कैसा आएगा? ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आ रहा है सर। ये 11 पॉजिटिव में आएगा। हाँ करेक्ट, यानी कि फार्मूला जो है परफेक्टली करेक्ट नहीं है, सम सिचुएशंस में करेक्ट है। मींस अगर ये आर्गुमेंट्स की बात होती ना नॉर्मल, तो हम लोग थोड़ा इधर उधर कर सकते थे, यहाँ पर अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये जो वैल्यूज आपका मिल रहा है ये निगेटिव वैल्यूज है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो दिस इज नॉट द परफेक्ट फार्मूला आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट। हाँ, इसमें अगर तुम -2 पाई कर दो तो ये फार्मूला मैच कर जाएगा। अगर राइट साइड आप -2 पाई कर लो तो फार्मूला मैच कर जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। क्लियर बात समझ में आया? तो ये फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। फार्मूला जो है, अब वो चेंजेस क्या होगा? वो चेंजेस है कि जब आप ये फार्मूला लिखो स्टैंडर्ड में, रिजल्ट में, बुक्स में ये ऐसे लिखा है बहुत जगह, आप देख सकते हो कुछ बुक्स में नहीं भी लिखा है इस तरीके से। आर्गुमेंट ऑफ Z1
प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 और यहां पर लिखेगा प्लस 2k पाई। मैनेज करने के लिए 2k पाई जो है इट विल मैनेज टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से k होगा। और यहाँ k का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k? तो आप देखोगे यहाँ की k की वैल्यू -1 हो सकती है या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इस तीनों में कोई एक वैल्यू हम लोग को k का पुट करना पड़ेगा टू मैनेज सो दैट लेफ्ट हैंड विल बी इक्वल टू राइट हैंड। इन तीनों में से ही कोई एक ही वैल्यू होगी, यानी कि इन मतलब तीनों में से कोई एक ही होगा, मतलब वो हाँ। नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब सारे से नहीं, सिर्फ ये तीनों ही। यही तीन वैल्यू होगा, -1, 0 और +1। सर फिर वो डिसाइड कैसे करेंगे? हाँ सर। हाँ हाँ, कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड कैसे करेंगे? हाँ सर जनरल फॉर्म में इंटीजर्स काउंट होता है ना। हाँ देखो यहाँ पर कैसे डिसाइड किया, यहाँ पर हमेशा k का वैल्यू जो करना है, ये हो गया निगेटिव, इधर वाला निगेटिव है, इधर वाला पॉजिटिव है, तो k का वैल्यू -1 पुट करोगे तभी तो इसको निगेटिव बना पाओगे। हो गया डिसाइड। सर वो करके बताओ ना आप एक बार। ओके, इसको समझ गए, इसको नोट किया तुम लोगों ने? 1 मिनट। सर उसके लिए हम लास्ट स्टेप तक पहुंचना पड़ेगा ना, माइनस या प्लस करने के लिए? हाँ, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप ठीक है सर। उसके बेसिक्स पे जा सकते हो, समझ में आ जाएगा। हो गया सर। हो गया। तो अभी जो क्वेश्चन है तुम्हारा, कैसे डिसाइड करेंगे? अब देख सकते हो, जो मैंने Z1 लिया था उसका आर्गुमेंट यहाँ पर है, यानी वो इसका θ1 मान लो ये है, और दूसरा जो Z2 लिया था वो यहाँ पर था, ये Z1 है मान लो, और ये Z2 है, इसका θ2 यहाँ था। जब इन दोनों को ऐड करते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इन दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये इसको क्रॉस कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, मीन्स ये पार्ट जो बन रहा है, ये बन रहा है θ1 प्लस θ2 बन रहा है, एंड दिस इज योर आर्गुमेंट ऑफ, दिस इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इट इज जस्ट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट को जोड़ रहे होंगे तो ये तो बन सकता है ना, मीन्स एक का प्रिंसिपल आर्गुमेंट θ1 है, दूसरे का प्रिंसिपल आर्गुमेंट θ2 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो पाई को क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना, राइट? लेकिन जब तुम बात करते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का एडिशन वो पाई को क्रॉस कर सकता, लेकिन जब इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका आर्गुमेंट पाई को कैसे क्रॉस करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अभी जो इस तरह से मेजर कर रहे थे और दोनों को इक्वेट करना है, तो आपका मेजरमेंट चेंज हो जाएगा, वो ऐसे मेजरमेंट। सर वो एक बार वापस बताओ ना, वो कैसे क्रॉस नहीं करेगा, वो नहीं समझा मुझे। हाँ मुझे भी नहीं।
नहीं समझा। प्रथमेश कैन यू एक्सप्लेन? हमें लगता है तुम समझ गए हो। कैन यू एक्सप्लेन टू अदर्स? हाँ सर। फिर मैं समझाता हूँ। हाँ अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 वो माइनस पाई से पाई के बीच में रेंज करेगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 वो माइनस पाई से पाई के बीच में रेंज करेगा। जैसे हमने इनवर्स में किया था, ऐड किया था दोनों का रेंज, फिर निकाला था, उस तरह से फिर तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये पाई को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। हाँ पर जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 करोगे तभी Z1 Z2 का मतलब क्या, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, और फिर मल्टीप्लाई करके उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे। जैसे इस केस में वो क्या बना था, कुछ एक नंबर बन गया था ना, सिंगल। और एक हाँ। सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमने डिफाइन कर दिया कि वो माइनस पाई के माइनस पाई के पाई बीच से में ही पाई के होगा, बीच में ही रहेगा। तो हाँ एक्सीड ठीक कैसे है। करेगा फिर वो। हाँ इनवर्स में समझ जैसे गए। 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। RHS जो था साइन इनवर्स नॉर्मल वाला, उसमें रेंज क्या था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। पर LHS में जो कि हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया साइन इनवर्स में, तो उसकी रेंज चेंज हो गई। सेम केस है यहाँ पे, हाँ रिलेट समझ। कर पाओ तो। यदि अभी कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। नहीं पारस, सर आरव, समझा। सुमित, आराम से बताओ। तुम चैट करके बता सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, दिक्कत आएगी। और चूंकि मैंने इनवर्स जस्ट पढ़ाया है तो थोड़ा सा इजी होना चाहिए। पारस क्लियर है तुम्हें? पारस, आरव, शुभम, बताओ एवरीवन। हैंड रेज करो, बस सर। हैंड रेज करो। अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो सभी। ओके, पारस बीच में लीव कर गया था। हाँ तो पारस क्लियर है? पारस अभी डिस्कनेक्टेड है लगता है। अथर्व पाटिल, अथर्व पाटिल स्टिल 15 हैंड से रेज हुए हैं। पारस का क्लियर है, पारस ने बोला। अथर्व पाटिल, आर यू देयर? क्या सो गया है? वो रात भर जागता है और सो जाता है फिर। नहीं हाँ जरूर। हो ना। अरे तुम अपना थोड़ा चेंज करो यार। मॉर्निंग का क्लास अटेंड नहीं करेगा तो कैसे होगा? नाइट क्लास लगाए तुम लोगों का तो बोलो। चेंज ही तो किया है सर। चेंज किया है? करो, ठीक है, चेंज ही कर तो दो किया है। उसको। हाँ ओके। पहले भी तो तुम उठ ही जाते थे यार, क्लास जो होती थी 8 बजे वाली क्लास में तो तुम आ ही जाते थे टाइम से। और उसमें भी उठते थे, हमें लगता है 7 बजे तक उठ ही जाते होगे, तभी आते होगे 8 बजे। क्या सही है ना? नहीं, सुबह जल्दी उठता हूँ। ओके, सही, अच्छी बात है फिर। तो ये समझ में आया सबको? तो अब देखो, इसी तरीके से हम लोग आउट बढ़े। 3 नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1, Z2, Z3 ये हो, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इट विल बी आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 एंड प्लस 2k पाई। और k की वैल्यू क्या होगी यहां पर? बोलो ईसा, k की वैल्यू क्या होगी? सर वही होगी ना, -1 1 और यहाँ 0। पर -2, -1, 0, 1 और 2 इतनी वैल्यू की पॉसिबिलिटी। सर जितने आर्गुमेंट बढ़ेंगे उसके प्लस माइनस उसका अगला नंबर होगा क्या? यानी कि अगर आर्गुमेंट Z4 होता तो -3 और +3 भी उसमें होता। हाँ सही बात है। अगर हम लोग सर ये आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ, क्लियर नहीं हो पाया इतना कि मतलब k की वैल्यू कैसे अपन अज्यूम कर रहे हैं।
देखो k की वैल्यू जो है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है यहाँ पर। जब भी हमारा वैल्यूज मान लो चेंज होता जाएगा, मान लो ऐसा है कि अगर हम हाँ बोलो। यस, हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, हमें 3 एंगल दिए तो वो 2 पाई से एक्सीड हो जाएगा, इसलिए हमने मतलब -2 पाई से 2 तक लिया रेंज उसका के का। बिल्कुल सही है। मान लो हमने अगर 3 एंगल्स लिया तो एक एंगल मान लो यहाँ पर आ गया, θ1 एक मान लो यहाँ, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है और उसके क्रॉसपोंडिंग θ2 यहाँ है। तीसरा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर और उसके क्रॉसपोंडिंग θ3 यहाँ पर है, ठीक। तो अब इसमें देखोगे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, आप ऑब्जर्व करोगे इसकी वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, बता सकते हो क्या? ये वैल्यू जो है 3π/2 से बड़ा हो जाएगा, 3π/2 से बड़ा हो सकता है, से 3π तक ना, ठीक है, 3π/2 से बड़ा हो सकता है और 3π से छोटा हो सकता है। तो इतना बड़ा तो आर्गुमेंट होगा ही नहीं, होगा क्या? -3π होगा ना? नहीं नहीं, अभी इसको ऐड करोगे तो सिर्फ इसको हम अच्छा, लोग θ1 प्लस θ2 हाँ, को हाँ। ऐड कर रहे हैं, तो θ1 प्लस θ2 θ3 को ऐड कर रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो वैल्यू है मींस थीटा जो है दैट इज θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, ये वैल्यू आपको घूम कर यहाँ तक चला जाए, पॉसिबल है ना, यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए। और इसकी वैल्यू आप कितना बोलोगे, इसका वैल्यू पॉसिबल है कि इसका वैल्यू हो जाए 2π प्लस मान लेते हैं π/2π/3 होगा, 2π प्लस 2π/3 मान लो इतना बन गया, 2π प्लस 2π/3। तो क्या ये आर्गुमेंट्स बोलोगे आप लोग? नहीं सर, नहीं, क्या करना पड़ेगा? 2π को हटाना पड़ेगा, यानी कि -2π करना पड़ेगा, हाँ सर। होगा। अब ये जो हो सकता है ये और भी रोटेट हो जाए, और भी बड़ा वैल्यू हो जाए, ये वैल्यू है तो कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, ये पाई मैक्सिमम 3π तक जा सकता था। हाँ सर, सो अब देखते हैं, और इसकी वैल्यूज 3π तक तो हम लोग चले गए। सर वो अपने वो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 होना चाहिए। कहाँ पे? हाँ हाँ, वो तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने के बाद पॉसिबल है ये वैल्यू आपको यहीं तक रहे इस तरीके से, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में है, मींस आप k का वैल्यू क्या होगा ये उसकी वैल्यू से डिसाइड कर सकते हो। मींस ऐड तो 2π या 2π का मल्टीपल ही करना है आपको, ऐड या सब्ट्रैक्ट 2π का मल्टीपल ही करना है। हाँ, इस तरह से सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है सो दैट ये जो वैल्यूज है वो -π से π के बीच में आ जाएगा, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। क्या कुछ क्लियर है? सर मतलब सबसे पहले हमें θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 निकाल कर उसका पोजीशन ढूंढ के उसके हिसाब से माइनस करके फिर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का डिफाइन करना पड़ेगा। यस, यही। सर ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है क्या मेथड? हाँ सर, ये बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है मतलब दिस इज द कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट तुमको ये जानना है और थोड़ा सा देखना ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। हाँ सर ठीक है। हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना, ऐसा नहीं कि यही ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ देगा,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट हो सकता है। इसे एक दो क्वेश्चंस करके देख लो, पता लग जाएगा तुम्हें। और आर्गुमेंट्स अगर निकालना है, देखो आर्गुमेंट्स अगर निकालना है इसको मल्टीप्लाई करके भी तो कर सकते हो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो आर्गुमेंट्स आ जाएगा। हाँ, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो गलत भी हो सकता है अगर रेंज को तुम मैनेज नहीं किया तो। एक और क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं इसमें। ये 2k पाई होना चाहिए या k पाई सिर्फ होना चाहिए। सर आपने 1 भी इंक्लूड कर लिया ना, फिर सर वो शायद से k पाई होगा ना। मुझे भी लग रहा है k पाई ही होना चाहिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में गया सर, तो भी ठीक ही है क्योंकि फिर हम नीचे से मेजर कर लेंगे। हाँ सर फिर सही है। अगर ये थर्ड कोऑर्डिनेट में गया तो इधर से मेजर करेंगे। अगर ये इसमें चला गया, इसमें, और एंगल आपका ये बन गया तो इधर से हम लोग -2 पाई करना पड़ेगा। हाँ सर, -2 पाई करना पड़ेगा। और रिवर्स में अगर जाते हैं, रिवर्स में चले गए, इस तरीके से गए, अगर यहाँ आ गए, इस तरह से यहाँ भी जा सकते हैं, तो ये बन गया। तो ये हो गया, मान लो -2 पाई माइनस थीटा, इसमें +2 पाई करना पड़ जाएगा। सो आई थिंक यहाँ पर 2k पाई की जगह k पाई से ही काम चल जाना चाहिए। k पाई एक बार मैं कंफर्म करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मुझे, k पाई होगा कि सर पिछले वाले में आपने वो 2k पाई लिखा था सर, तो वो बराबर है या उसमें भी k पाई होना चाहिए? उसमें भी k पाई कर लो। आई थिंक k पाई ही होना चाहिए। एक बार मैं थोड़ा सा सोच के बताऊंगा लास्ट में क्या होगा। सर पर अगर k पाई किया, वो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता, फिर माइनस पाई करने पे वो फर्स्ट में चला जाएगा ना। अच्छा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर? 2 में अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में गया, ठीक है। हाँ ये है, हाँ अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो फिर माइनस पाई किया तो फिर वो फर्स्ट में चला जाएगा ना। पर एक्चुअली तो वो नीचे से मेजर होना चाहिए था एंगल। हाँ, तो देख लेते हैं। हमें मेजर इधर से करना है और निगेटिव करना है। हाँ सर, ठीक है। सो निगेटिव करना है, ये मेजर करना है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू मान लो थीटा है। तो -2 पाई प्लस थीटा। हाँ ठीक है, ये 2 ही होगा, 2 ही होगा, ठीक, 2 होगा। सही, यानी सर पिछला वाला भी करेक्ट ही है वो? हाँ पिछला वाला भी करेक्ट है, 2 ही होगा, 2 के पास। कभी कभी वो भूल जाता हूँ यार मैं भी। अब ये हो गया, क्लियर है सबको? इसमें इसको देखो मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि जहां पर आप जो फार्मूला है उसको कब यूज करोगे। एक बार तुम्हें कोऑर्डिनेट पता लग गया, मींस किस कोऑर्डिनेट में है, अकॉर्डिंगली तुम 2 पाई -2 पाई करके उसे रेंज में लाओगे। जो में सही बोल रहा था, इनवर्स में जो होता था उसी तरीके की बात है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू -पाई से पाई ही होनी है, इसकी वैल्यू और कुछ नहीं होनी। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये ज्यादा आगे बढ़ सकता है, मींस इसका वैल्यू
ये वाला राइट हैंड साइड का वैल्यू तुम देख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट Z2, ये 3 पाई से -3 पाई जा सकता है, 3 पाई से -3 पाई जा सकता था, लेकिन ये वैल्यू तो नहीं जा सकता। तो इस वैल्यू को मैनेज करने के लिए आपको इसमें ये 2k पाई वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा या कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ठीक है। जैसे कि अगर आप इसमें 2 पुट कर देते हो, ये 2 पुट करते हो, मान लो कभी दो आर्गुमेंट्स के लिए है क्या? हाँ, 3 के लिए। अगर 2k की वैल्यू 2 पुट करते हो तो यानी सबसे बड़ा सिचुएशन जो आएगा इसमें 4 पाई को एडिशन, 4 पाई का एडिशन करोगे तो देखो कहां बन गया, और इसमें -4 पाई करना पड़ सकता है, एक्सट्रीम केस। और जैसे ही ये किया तो ये बन गया, तुम्हें 4 पाई ऐड करते हो तो ये बन जाएगा पाई, और इधर वाला बन जाएगा -पाई। तो -पाई से पाई का कंडीशन तुम्हारा आ गया, -पाई से पाई का कंडीशन बनने लगा। मीन्स इस तरीके से हम लोग एक्सट्रीम केस को कर सकते हैं। क्या अभी भी दिक्कत है? तो ये जस्ट फार्मूला था, थ्योरेटिकल पार्ट था, ये इस तरह से जानना, अदरवाइज आर्गुमेंट निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 जब करोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2, देन इट इज आल्सो आर्गुमेंट ऑफ Z1 minus argument of Z2, and here also you have to write pi where k equal to -1 0 and 1, -1 0 and 1। आप देख सकते हो इस तरीके से हम n नंबर्स अगर डाल दें, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 डॉट डॉट Zn, तो फॉर्मूला क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1, आवाज नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क खराब हो गया क्या? जी सर आ रही है, आ रही है। आर्गुमेंट ऑफ Zn, एंड हियर व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, 2k पाई अगर लिख दिया तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k? इंटीजर होगा ना, n, k बिलोंग्स टू n। इंटीजर्स तो बहुत बड़ा रेंज हो गया ना, तो हम लोग k को और रिस्ट्रिक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ k की जो वैल्यू बनेगी वो कहां से शुरू होगा, माइनस ऑफ n-1 कॉमा माइनस ऑफ n-2 कॉमा डॉट डॉट 0 1 2 एंड डॉट डॉट n-4। ये हो गया तुम्हारा k का। तो अब आपको आगे देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k क्या होगा। सर हाँ बोलो सर, वो नहीं समझा, वो आपने वो माइनस ऑफ n-1, वो माइनस ऑफ n-2, पैटर्न देखो ना, n-1। पैटर्न देखो पता लग जाएगा। यहाँ देखो Z1 Z2 लिखा, 2 है, तो कहाँ से -1 और 1 एक्सट्रीम जा रहा है ना। अगर 2 नंबर्स है तो एक्सट्रीम क्या जा रहा है, 1। यहाँ n नंबर्स है तो एक्सट्रीम कहाँ जाएगा, अच्छा n-, ओके n-1। जस्ट पैटर्न, -n-1 से अगर Z1 Z2 Z3 Z4 होता तो -3 से +3 तक जाता। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k क्या हो जाएगा, कितने वैल्यूज होंगे k के, बता सकते हो? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k? n-2। नहीं, काउंटिंग कीजिए कितने वैल्यूज होंगे। देखो इधर n-1, इधर n-1, n-1 प्लस n-1 कितने हो गए, 2n-1, 2, और एक और आपने 1 0 दे दिया तो आंसर होगा 2n प्लस -1, n की वैल्यू हाँ 2n-1। इतने ही होंगे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, ये नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k इतने ही होंगे। सो हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे अभी कर रहे थे, और भी
अभी तो टाइम है ना, हम डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसे नोट कर लो, फिर नोट तो आई थिंक कर ही लिया होगा, इसको हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो ये था आर्गुमेंट्स का पार्ट। इसको मैं रब कर रहा हूं। सर हम्म, उस बोलो। एक्चुअली सर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के वो 2n फॉर्म कर रहा है। कैसे 2n कर रहा है? अब देखो, अगर Z1 है, Z2 है, इसमें कितना k का वैल्यू जा रहा था बताओ तो? -101 कितना हो गया? 3 हो गया। ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? और अब देखिए Z1 Z2 Z3, इसमें क्या हो रहा था? -2 -1 0 1 2, कितना हो गया? और इवन है कि ऑड है? ऑड है। सो हमेशा ऑड का ऑड की तरह बनेगा ना, तो 2n - 1 होगा ना। 2n + 1 कैसे होगा? नहीं सिर्फ सॉरी 2n 2n बोला कैसे होगा? था। हाँ ठीक है 2n तो सर, और भी 2n गलत है - ना, 1। 2n तो और भी गलत है। ठीक है सर। सो हम लोग आर्गुमेंट का ये पार्ट कंप्लीट कर लिए। सो रिजल्टेंट जो है, अब हम लोग रिजल्टेंट पे आए। Z1 + Z2 का मॉड का स्क्वायर। अब आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस अल्फा, जिसको बोलते हैं कॉस अल्फा। अब इस कॉस अल्फा को आप बदल सकते हो सिचुएशन को। मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z2, ये लिख सकते। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? करेक्ट है। सिमिलरली Z1 minus Z2 mod square, you can write it mod Z1 square mod Z2 square minus 2 mod Z1 mod Z2 argument of Z1 by Z2, जो अल्फा है उसकी जगह ये। Now note, if Z1 plus Z2 की वैल्यू Z1 minus Z2 हो जाती है, then find argument of Z1 by Z2। argument of Z1 by Z2 क्या होगा? आप इसको देखकर कर सकते हो। हमने दोनों को इक्वल कर लिया है। सर n पाई क्या होगा? 2n पाई। नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका आर्गुमेंट तो रेंज पता है पहले से। n क्यों लिखेंगे? इसकी वैल्यू या तो π/2 होगी और -π/2 होगा, और कुछ होगा ही नहीं। अब देखो,
एक इक्वेशन ये है, ये वेक्टर की तरह है, बिल्कुल वेक्टर में प्रॉपर्टी बता रहा हूँ अभी। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सब्ट्रैक्ट 1/2 और 2/1, सब्ट्रैक्ट 1/2 और 2/1, you will get your answer. हाँ सर, π/2 आता है, बराबर है। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं सर, सही लिखा है। दोनों को माइनस कर रहे हो, सॉरी यहाँ पर मैंने फार्मूला में थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये आर्गुमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, ये अल्फा का वैल्यू ना आर्गुमेंट है। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर चेंज कर दो, ये वाला पार्ट में जो है इसकी जगह कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये है। हाँ और सर। यहाँ भी जो है कॉस होगा, मैंने वो गलत लिख दिया है, कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2, ये है। इन दोनों को आप माइनस, सो 1 करेक्शन। हाँ सर, फिर आ जाएगा। इस वेक्टर्स में आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी देखे होंगे। इसको मैं रब करता हूँ, रब कर रहा हूँ इसको। इस चीज को आप पैरेललोग्राम लॉ से भी डिसाइड कर सकते हो। ये है Z1 और ये था मान लो Z। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस, इसको A मान लिया है और इसे B मान लिया है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फॉर्म कर दो, ये हो गया। थोड़ा सा सही करें, ये है P। सो ये डायगोनल, इस डायगोनल का लेंथ क्या होना है बताओगे? कोई बता सकते हो? ये जो मैंने बनाया इस डायगोनल यानी OP का लेंथ क्या होना था? क्या ये Z1 प्लस Z2 का मॉड नहीं होता? हाँ सर। हाँ सर। और ये AB जो बना, AB का लेंथ कितना होता? Z2 माइनस Z2 माइनस Z1 का लेंथ नहीं होता? हाँ सर। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, मींस दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। अब बताइए दोनों डायगोनल्स, बोथ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल, इट मींस इट इज पैरेललोग्राम और समथिंग एल्स। If the both diagonals of a parallelogram were equal, then ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हो जाएगा। और रेक्टेंगल में जो साइड्स होते हैं उसके बीच एंगल्स कितना होता है? 90। So it means diagonal OP and AB are equal. So अगर डायगोनल OP एंड AB अगर दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स पैरेललोग्राम becomes a rectangle
पैरेललोग्राम बिकम्स ए रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम अगर रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली ए बी इज सॉरी OA is perpendicular to OB, OA perpendicular to OB। so आप जो अल्फा की बात करते थे अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, जिसको कि आप पाई बाय 2 कहते हो। so it means argument of Z2 by Z1 कितना होगा? ये या तो पाई बाय 2 भी हो सकता है और माइनस पाई बाय 2। तो इस तरीके से आप बता सकते हो क्या। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मॉडुलस अगर लगा देते तो और भी ये स्पेसिफिक हो जाता, और मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 by Z1 तो क्लियरली आप इसको बता पाते कि ये पाई। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अनदर क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन Z2 माइनस Z1, अगर ये दिया हुआ है, देन फाइंड द रेंज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1 मॉड ही कर। तो पॉजिटिव साइड की बात करें, नेगेटिव साइड ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वो पार्ट? दिख रहा है। ओके। सो अगर Z1 प्लस Z2 का मॉड ग्रेटर देन Z2 माइनस Z1 के मॉड से है, तो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z1। हम लोग अभी सिर्फ वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं गए। वेक्टर प्रॉपर्टी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टी भी आएंगे, एंड देन वी विल मूव वेरी फास्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। सर आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। मॉड लगा दिया ना हमने, तो मॉड लगा दिया, तो अब 0 से पाई बाय 2 कर 0 से पाई बाय 2 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने जो बोला वो भी बिल्कुल सही है। हमने मॉड लगा दिया था इस कारण से कि सारे लोग इसको बता पाए आसानी से। तो आर्गुमेंट ऑफ क्योंकि ये एक्यूट एंगल बन जाएगा, ये लेंथ OP जो है AB से छोटा है। सर Z1 by Z2 या Z2 by Z1? अरे कुछ भी करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम तो फिगर में ये बनाएंगे, एक्चुअल में फिगर तो दिया ही नहीं रहेगा तुम्हें, समझ में आया? इसलिए हमने मॉड लगा दिया है। यहाँ पर मॉड लगाया तो कौन बड़ा है कौन छोटा है सब तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। और क्योंकि हमने बोला ग्रेटर है, तो इसका मतलब है ये पाई बाय 2 से छोटा होगा, पाई बाय 2 से छोटा होगा। और यहाँ पर आप इसको इक्वलिटी लगा सकते हैं, दैट विल बी योर आंसर। 0 पे इक्वलिटी लगा सकते हैं। हाँ, Z2 by Z1। हाँ बोलो। यस सर आपने पाई बाय 2 पे भी लगाया क्या? नहीं, पाई बाय 2 पे नहीं लगाया है। पाई बाय 2 पे लगाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। 0 पे लगा सकते हो। हाँ ठीक है। हाँ, यदि आप इसको मॉडुलस की बात करते हो, मॉडुलस को हटा देते हो, तो प्रथमेश ने जो बताया इसका सोल्यूशन निकाल लेना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इट विल बी राइट आंसर। क्या सबको क्लियर है या दिक्कत है? समझ गया सभी लोग? नेटवर्क इशू आना शुरू हो गया तुम लोगों का, आवाज नहीं आ रही है किसी की। नाउ नेक्स्ट, अगर इसको रिवर्स कर दें, जिससे पूछेंगे वो बताओगे इस बार। Z2 माइनस Z1 हमने चेंज कर दिया। नाउ फाइंड रेंज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 by Z1। मॉड हमने छोड़ दिया, मॉड नहीं लगाया।
तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन। मॉड को नहीं लगाया है। अब बताइए क्या आंसर होगा। मैं ये क्वेश्चन जो है ईसा से पूछता हूँ। ईसा, आप आंसर करोगे? हो गया? सर ओके जानवी, नहीं कैन यू समझ में आ रहा है, लाइक कैसे फाइंड आउट करूँ रेंज? जस्ट गो टू द ग्राफ। ग्राफ पे जाओ। ये जो हमने पैरेललोग्राम लॉ बनाया था, ये बनाया ना पैरेललोग्राम? हाँ सर। ठीक है, पैरेललोग्राम वो उस जो एनालिटिकली भी कर सकते थे, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। दोनों तरीके से मैं मैंने बताऊँ। ये इससे किया, सोचा, बट नहीं समझ आ रहा है मुझे भी सर। अभी देखिए, अभी रिवर्स है, अभी सिचुएशन बदल गया। क्या है, जो ए बी और ये पी था, कौन बड़ा अभी कह रहे हो? किसको बड़ा कह रहे हो? वो ए बी हाँ। को। ए बी कब बड़ा होगा? जब ये वाला इधर की ओर मूव करने लगेगा और ये इधर की ओर मूव करने लगेगा, तभी तो ए बी बड़ा होगा और ओपी छोटा होने लगेगा, है कि नहीं? हाँ ठीक है। और एक सिचुएशन आएगा जब ये रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर देगा। मान लो एक समय आया जब ये ऐसा कुछ बन गया, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल फॉर्म कर गया। जब रेक्टेंगल फॉर्म करेगा तो दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ 90 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ओ ए बी एंड पी। अब इसको और मूव करने लगोगे तो ए बी बड़ा होगा कि नहीं ओपी से? हाँ सर। के बाद के मूवमेंट के बाद तो ऑब्वियसली ना, ठीक है। सो आफ्टर रेक्टेंगल फॉर्मेशन ए बी विल बी ग्रेटर देन ओपी। फिजिक्स की तरह लग रहा होगा तुमको, रोटेशन कर दे रहे हैं। तो हम लोग अब समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू 90 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर। ये वैल्यू 90 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग इसको 90 से बड़ा कर देते हैं, π/2 से बड़ा कर देते हैं। लेकिन कहां तक जा सकता है? 3π/2। 3π/2 कैसे? पाई तक इसका लिमिट ही है, पाई तक। हाँ है ना? हाँ सर, अभी समझा अच्छे से। हाँ सर, अब समझा, अब ठीक है। और चूंकि ये आर्गुमेंट रखा है तो नेगेटिव साइड का भी मूवमेंट हो सकता है। हाँ। एंगल्स अगर रिवर्स जाए तो अगर मॉडुलस रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये वाला क्रिटिकल सिचुएशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इक्वलिटी होगी कि। तो सर अभी इस केस में π/2 को इंक्लूड करना होगा।
करना तो पाई बाय 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, पाई बाय 2 पे तो दोनों इक्वल पाई हो होगा। सकता है ना, पाई हो सकता है कि नहीं, यू हैव टू चेक। ऑब्वियसली पाई हो सकता है, पाई पे ये बड़ा हो जाएगा, है ना, पाई पे ये बड़ा हो जाएगा। और दूसरा सिचुएशन आप देख सकते हो, उसमें क्या होगा, एक और जो निगेटिव में अगर जाता तो निगेटिव में जाता तो आंसर आपका ऐसा बनेगा। आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव साइड भी जा सकते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 माइनस पाई से पाई बाई 2, और यहाँ पर इक्वलिटी यहाँ आएगी, यहाँ इक्वलिटी आएगी और यहाँ इक्वलिटी तो आएगा नहीं, माइनस पाई आर्गुमेंट होता ही नहीं है। तो यही दो आंसर्स होंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भी माइनस पाई से माइनस पाई, ये आंसर। क्या प्रथमेश समझ में आया? ईसा, जानवी? हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। हाँ सर समझा। हाँ, इसको ऐसे नहीं भी करना है तो मैथमेटिकली हम लोग कर सकते हैं, कोई सर, प्रॉब्लम नहीं है। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था, हाँ बोलो। हाँ, वो फॉर्मूला यूज करके करेंगे ना फिर, मतलब हाँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला हाँ, यूज सर। करो, क्योंकि ये पहलू है क्या, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है, तो हाँ आप मैथमेटिकल फॉर्मूला अल्फा वाला यूज कर लो, वो भी हो जाएगा। मैं उससे भी बता देता हूँ, वो जो है टाइम उसमें लगेगा, वहां विजुलाइज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आप फिगर को विजुलाइज कर सकते हो। सर और एक बार That's- बताइए ना। हाँ, देखो इसको मैं रब करता हूँ यहाँ पर। देखो ये जो डायग्राम है अभी, ये पैरेललोग्राम, ठीक है, और जो वैल्यू था तुम्हारा, यही तुम्हारा अल्फा जो है आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 था। दिस लेंथ इज योर Z1 प्लस Z2 mod, एंड दिस लेंथ इज Z1 माइनस Z2। सो ये O है, ये A है, ये B है और ये P है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि आपको P लेस देन होना चाहिए AB से। अब बताओ क्या इस फिगर में ऐसा है क्या? नहीं है ना। नहीं। क्या OP लेस देन AB है क्या? नहीं है। ये नहीं। कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब ये वाला पार्ट, ये जब पैरेललोग्राम का ये साइड और ये साइड इधर रोटेट होने लगे, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, मान लो इस पोजीशन से हमने क्या किया, इसको इधर रोटेट कर दिया और इसको भी इधर रोटेट। अब रोटेट करोगे तो बनाना तो फिर से पैरेललोग्राम ही है ना, फिर से आपको पैरेललोग्राम ही बनाना है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, राइट। इस तरह से अगर रोटेशन हुआ तो ये O है, ये A है और ये B है और ये P है। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा होगा? ये तो अल्फा ही रह गया, कौन बड़ा हो गया? दोनों में कौन बड़ा हो गया? क्या अब जो है AB बड़ा हो गया। मीन्स ये जो है कब तक अल्फा जो है, सॉरी, कब तक डायगोनल जो है OB ग्रेटर देन AB रहेगा? जब तक कि ये अल्फा एक्यूट एंगल है। और मतलब जैसे इंक्रीज करते रहे, आफ्टर राइट एंगल अल्फा विल बिकम ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल का सिचुएशन बनेगा तो AB बड़ा हो जाएगा OP से, AB बड़ा हो जाएगा OP से। आप इसको मैथमेटिकली देख लो, सो और भी क्लियर यहाँ हो जाएगा। मैथमेटिकली हम लोग अल्फा को ही यूज करें डायरेक्टली, अल्फा ही आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 है, तो मॉड Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 cos alpha. On the other hand, mod Z1 minus mod Z2 whole square equal to mod Z1 square plus mod Z2 square minus 2 mod Z1 mod Z2 cos। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला पार्ट बड़ा है या फिर ये पार्ट बड़ा है? कौन बड़ा है आप लोग बताइए, विच वन इज ग्रेटर? बोलो। नेटवर्क
प्रॉब्लम आ रहा है क्या? Z1 बताओ कोई। प्लस Z वाला। नहीं, बड़ा कौन है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बिगर है, हाँ हाँ ये बिगर है। हाँ। तो इसका मतलब है कि Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर माइनस Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो, या फिर अगर रिवर्स करते हो तो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निगेटिव। क्या सही है? हाँ सर। हाँ तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो वैल्यू आपका निगेटिव आएगा। ये अगर समझ गए हो तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बताओ तो। निगेटिव आएगा? नहीं, सब्ट्रैक्ट करो। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। So you will get only 4 mod Z1 mod Z2 cos alpha। क्या इसे लेस देन 0 कर दें? हाँ सर। हाँ सर। तो इट मीन्स cos alpha लेस देन 0 कर लें। हाँ सर। So अल्फा कहां से कहां तक बनेगा? अल्फा माइनस निगेटिव कहां होता है? अल्फा निगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है? सेकेंड। सेकेंड और थर्ड। थर्ड में। तो अगर सेकेंड में तुम करते हो तो सेकेंड में तुम्हारा वैल्यूज हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2 से आई। पाई तो इंक्लूड हो जाएगा। हाँ। और थर्ड कोऑर्डिनेट की बात बोलोगे तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -π से -π/2। फिर वो कॉस का ग्राफ बना के, कॉस का ग्राफ -π से π के बीच में। जरूरत क्या है कॉस के ग्राफ का यार? तुम तो मतलब वो पता ही है ना दिखेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट। हाँ देख सकते हो, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में ही होता है निगेटिव, और हम लोग उसी कोऑर्डिनेट में अकॉर्डिंग आंसर करना है। थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब आप 3π/2 ना चले जाओ कि पाई से 3π/2, क्योंकि वहां पर अल्फा आर्गुमेंट है तो जा ही नहीं सकता वहां तक। तो दिस विल बी योर आंसर। सो मैथमेटिकली कर सकते हैं, विजुलाइज करके कर सकते हैं। क्या अभी क्लियर है सबको? एक बार अच्छे से हाँ, सोच लो, सर। समझ लो, फिर हाँ बताओ। सर। क्लियर हो गया अभी अच्छे से। सो टाइम हो चुका है, ज्यादा आई स्ट्रेस होगा। तो एक क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था, सो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू ग्राफ्स। सो मैं वो क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे। इट विल टेक ओनली 1 or 2 minutes। कुछ चीजें मैं अगर कर सकता हूं तो मैं ही कर दूं। इजी है, इट इज आल्सो रिलेटेड टू ग्राफ। तो मैथमेटिक्स का पार्ट पूरा आ गया। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे आपने पोटेंशियल v डाला हुआ है, ये x एक्सिस है। x एक्सिस के यहाँ पर -a पॉइंट और a पॉइंट पे चार्जेस डाला है, और चार्जेस प्लस q चार्ज। सो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? ये क्वेश्चन का ऑप्शंस देख के भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये हमेशा पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव साइड जाएगा ही नहीं पोटेंशियल कहीं भी। और पोटेंशियल का ग्राफ फार्मूला आप लोग जानते होंगे, रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/, इससे डिस्टेंस जो है। सो जो भी फार्मूला है वॉट एवर Q/R, अगर मान लीजिए यही है पोटेंशियल का फार्मूला, तो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए अलग होता। मान लो इसके लिए इसके इनसाइड करते हो तो KQ/R1 कर सकते हो, और दूसरे के लिए KQ/R2 कर सकते हो। अब यहाँ पर आप
हार्मोनिक मीन का भी कॉन्सेप्ट अगर लगा लो, हार्मोनिक मीन वाला कॉन्सेप्ट, तो मिनिमम या मैक्सिमम क्या है पता लग जाएगा। क्योंकि ये जो पार्ट है इट इज डिवाइडेड बाय 2, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। तो हार्मोनिक मीन आप कर सकते हो। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हो गए, राइट ना? ठीक है, तो आप उस तरीके से आप जाते हो गए। मान लो हम लोग यहाँ पर कर लें, हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2/h इक्वल टू 1 मीन्स KQ/R1 प्लस KQ/R2, इस तरीके से आप जा सकते हो यहाँ पर। सो आप ऑब्जर्व करोगे इस केस में यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा पोटेंशियल इस जगह पर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस सबसे कम है, यहाँ भी डिस्टेंस, ये दो सिमेट्रिक हो जाएंगे। यहाँ पर मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। और दूसरी साइड जाओगे तो भी रहना तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव। तो इधर आप ऐसे करके कर सकते हो गया ग्राफ। निगेटिव साइड तो बनना ही नहीं है, क्योंकि R1 प्लस R2 आपको दिया हुआ भी है, 2a है, R1 प्लस R2 2a दिया हुआ है, तो आप डिफ्रेंशिएट करके भी पता लगा सकते हो। इस पॉइंट पे आपको मिनिमम आएगा, इस पॉइंट पे मिनिमम आएगा। डिफ्रेंशिएट करके भी आप पता लगा सकते हो, इस पॉइंट पे मिनिमम आएगा। आइदर यू कैन यूज हार्मोनिक मीन एंड ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस भी आपको हेल्प करता है। ऑप्शंस जो दिया होता है जेई के सिलेबस में, सॉरी जेई के क्वेश्चंस में, तो ऑप्शंस को देख के भी आप डिसाइड कर पाओगे क्या आंसर होना है। सो आई थिंक क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा, सब समझ गए सभी लोग। सो एंड करते हैं आज की क्लास को। यू विल हैव क्लास ऑफ केमिस्ट्री एट 1। बाय सर। बाय बाय। हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी का आंसर की भेज दो ना। प्रोबेबिलिटी का यार कहाँ से मैं दिया था, ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ के मैं भेजता हूँ, तुमने मुझे। हाँ ठीक है। और सर वो एग्जाम का सर डीपीपी कर रहा हूँ। हाँ बोलो सर। वो एग्जाम का सर, एग्जाम का मैथ और फिजिक्स का बना हुआ है। अगर बोलो तो मैं अभी भेज दूं। केमिस्ट्री का अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, आंसर उसका मिलने में, तो मैं भेज दूं क्या मैथ फिजिक्स? बोलो। हाँ सर, हाँ सर भेज दो। मैं मैथ फिजिक्स अभी ही भेज देता हूँ। अक्सर काफी दिनों से वेट कर रहा है कि उसका आंसर नहीं आया है, so it is right। तो केमिस्ट्री का भी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो बट ले लो आंसर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चला गया होगा तुम लोगों को, गया क्या? हाँ सर। ओके, कहीं पे तुम्हें लगता है कहीं पे आंसर चेंज होना चाहिए, आप बता सकते हो मुझे। सो इन करते हैं क्लास को भी। ठीक है, अगेन बाय सर। 1 o'clock आपको लिंक मिल जाएगा 1 o'clock का।